बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फ़िज़िक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि लास्ट टाइम जो हमारा लेक्चर था वो था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, और हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बहुत डिटेल में डिस्कस किया। आज का आर्टिकल भी उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, लेकिन फ़र्क ये है कि आज हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे एक क्लोज सरफेस में। ये किस तरह से फाइंड आउट करेंगे इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को एक दफ़ा मैं फिर से आपको याद कराता चलूं कि अगर किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हों और आप उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के रास्ते में एक एरिया रखें, इस एरिया में से कितनी लाइंस पास करेंगी, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहां से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? किसी भी एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पास कर रही है उनकी तादाद है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। लेकिन स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये कैलकुलेट करना भी सिखाया था कि कितनी लाइंस पास करेंगे। उसके लिए मैंने आपको एक फार्मूला दिया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसका सिंबल फाई ई है वो किसके बराबर होता है? ई यानी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और ए यानी कि वेक्टर एरिया, स्केलर एरिया नहीं, वेक्टर एरिया, इनका डॉट प्रोडक्ट। तो हम लोगों ने ये फार्मूला देखा, लेकिन फिर मैंने आप लोगों को एक और बात भी बताई थी, और वो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये थी कि ये जो फॉर्मूला है ये तब एप्लीकेबल है, ये तब आप अप्लाई कर सकते हैं जब आपका ये जो एरिया है ये बिल्कुल फ्लैट हो, जिस तरह के आपको नजर आ रहा है। अगर ये एरिया कर्व हो तो फिर आप ई डॉट ए वाला ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फार्मूला है इट इज ओनली एप्लीकेबल टू फ्लैट सर्फेसेस, सिर्फ फ्लैट सर्फेस पर अप्लाई हो सकता है, इसके अलावा नहीं कर सकते। ये तो था वो इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको लास्ट टाइम दिया था। आज के आर्टिकल पर अब मैं आता हूं। आज के आर्टिकल में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जरा इमेजिन करते हैं। इमेजिन करें कि मेरे पास एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इमेजिन कर लेते हैं। आपको मालूम है, ये भी मैंने आपको बताया कि जब भी एक चार्ज हो तो उसके गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जिसको हम लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाकर शो करते हैं। तो ये उस पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस हैं। अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को एक सफेयर के अंदर क्लोज कर दूं, बंद कर दूं, तो फिर आपको मालूम है वो फील्ड लाइंस जो हैं वो इस सफेयर में से भी तो पास करेंगी। तो इस सफेयर में से कितनी फील्ड लाइंस पास करेंगी, ये आज हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। तो यानी कि हमारा आर्टिकल क्या हुआ? हमारा आर्टिकल ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है वही बनता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। एक सरफेस है जैसे सफेयर मैंने बताया, और इसके अंदर एक चार्ज पड़ा हुआ है, तो उस चार्ज की जो फील्ड लाइंस हैं वो कितनी पास करेंगी इस पूरे सफेयर में से, ये हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। प्रॉब्लम क्या स्टूडेंट्स? फार्मूला तो हमारे पास है। अभी मैंने आपको बताया कि जो आपके पास किसी भी सरफेस में से फ्लक्स पास करो उसके लिए क्या फार्मूला है जी हमारे पास? ई डॉट ए। लेकिन आपको मैंने बताया कि दिस फार्मूला इज ओनली एप्लीकेबल टू फ्लैट सर्फेसिस। आज का जो हमारा आर्टिकल है जो कि ये है, जिसमें हम लोगों ने एक कर्व्ड सरफेस, एक सफेयर में से फ्लक्स मालूम करना है, क्या ये फ्लैट सरफेस है? बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब प्रॉब्लम क्या है? हमारे पास फ्लक्स का फार्मूला है, लेकिन वो फ्लक्स का फार्मूला कहां पर एप्लीकेबल है? फ्लैट सरफेसेस पर। जबकि आज का जो हमारा आर्टिकल है उसमें एक फ्लैट सरफेस नहीं, बल्कि मेरे पास एक कर्व्ड यानी कि एक सफेयर है। इस सूरत में हम क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा। अगर मेरे पास एक सफेयर हो, मैं क्या कर सकता हूं? मैं इस सफेयर के ऊपर छोटे छोटे पैचेस इमेजिन कर लेता हूं। अगर आप देखें, ये जो पैच है ये पैच भी अभी बिल्कुल फ्लैट नहीं है, क्योंकि ये पैच भी थोड़ा सा कर्व नजर आ रहा है। अगर मैं इसी सफेयर के और ज्यादा पार्ट्स बनाऊं और ज्यादा छोटे छोटे हिस्से कर दूं, तो आप देखेंगे कि अब ये जो पार्ट्स हैं ये कदरे फ्लैट हैं पहले के मुकाबले में। तो स्टूडेंट्स, इसी लॉजिक पर अगर मैं इस सरफेस के इतने ज़्यादा छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर दूं इस सरफेस को, तो आप देखेंगे एक वक्त आएगा हर छोटा जो पैच है वो तकरीबन फ्लैट हो जाएगा। तो इस पर ई डॉट ए का जो फॉर्मूला है वो डेफिनेटली अप्लाई हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा? मैं पहले ये जो एक पैच है इसमें से देखूंगा कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। ये इस पैच का फ्लक्स हो गया। फिर मैं देखूंगा
कि जो दूसरा हमारे पास पैच है इसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही हैं, फिर मैं तीसरे में देखूंगा, फिर मैं चौथे में। सबका इंडिविजुअल फ्लक्स कैलकुलेट करने के बाद जब मैं सारे फ्लक्सेस को ऐड करूंगा तो मेरे पास पूरे सफ़ेयर का फ्लक्स आ जाएगा। मुझे पता चल जाएगा कि पूरे सफ़ेयर में से कितनी लाइंस पास करें। लेकिन मैं सफ़ेयर पर डायरेक्ट कैलकुलेशंस करने की बजाय मजबूर हूं कि मैं सफ़ेयर को पहले स्मॉल पैचेस में डिवाइड करूं ताकि मेरे पास फ्लैट सरफेसेस बने और फिर मैं वो फार्मूला अप्लाई करूं जो फ्लैट सरफेस पर लग सकता है। लेकिन फिर क्योंकि कैलकुलेशन पूरे सफ़ेयर के लिए करनी है तो मुझे उन सारे इंडिविजुअल पैचेस के जो फ्लक्स हैं उनको ऐड करना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको आज की स्ट्रेटेजी बता दी है, यही मैं अब आप लोगों के सामने करूंगा। ये कुछ डायग्राम मैंने इस तरह से बनाई है कि ये वो चार्ज है, ये वो सफ़ेयर है और ये एक पैच है और इस तरह के कई पैचेस होंगे हर जगह पर जो कि मैंने यहाँ पर शो नहीं किए, बुक भी नहीं करेगी, लेकिन आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ऐसे बहुत से पैचेस एग्जिस्ट करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि आप कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेनेशन क्या बनेगी जिसकी। स्टूडेंट्स, एक्सप्लेनेशन में जैसे आपको बताया कि ये जो फार्मूला था फ्लक्स वाला, ये सिर्फ कहां एप्लीकेबल है, फ्लैट सरफेसेस पर। तो पहले मैं बात बता देता हूं कि वी कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हम कहीं भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग फार्मूला। कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करके, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करके, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आगे मैं कहूंगा, ठीक है, बट दिस फार्मूला is only applicable, this formula is only applicable to flat surfaces। ये आ गया जी प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम क्या है, मैं सीधा सीधा फार्मूला क्यों नहीं अप्लाई कर सकता, क्योंकि ये जो सरफेस है ये फ्लैट ही नहीं है और ये फार्मूला फ्लैट सरफेसेस के लिए था। अब मैं प्रॉब्लम के बाद सॉल्यूशन बताऊंगा। क्या सॉल्यूशन होगा इसका, let us divide the whole sphere into small patches। मैं क्या करूंगा, पूरे स्फीयर को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर लूंगा, ठीक है। और कितने स्मॉल होने चाहिए, इतने स्मॉल कि एक छोटा पैच ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाए, ठीक है। तो लेट अस डिवाइड होल स्फीयर इनटू स्मॉल पैचेस such that each patch is a flat surface। तो हर पैच जो है वो एक फ्लैट सरफेस बन जाएगी। अब याद रखिएगा, ये जो पैचेस मैंने बनाए हैं इसमें हर पैच का डिफरेंट एरिया होगा। तो इस पैच का एरिया, इसे मैं डेल्टा A1 कह देता हूँ, दूसरे पैच के एरिया को मैं डेल्टा A2 कह देता हूँ, तीसरे पैच के एरिया को मैं डेल्टा A3 कह देता हूँ, चौथे पैच के एरिया को डेल्टा A4 कह देता हूँ, और इसी तरह से मैं हर एक पैच का जो एरिया है उसको सिंबल दे देता हूँ। ये बात भी मैं लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ईच पैच is delta A1, delta A2, delta A3 and delta AN। तो n पैचेस थे, तो मैंने सबको एरिया जो है उनका सबका, उनको मैंने एक सिंबल दे दिया जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। नाउ जरा स्टूडेंट्स तवज्जो से, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए। ये जो एरियाज है ना, ये सरफेस एरिया है। मैंने आपको लास्ट टाइम एक बात बताई, और वो बात ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। ये मेरे पास एक सरफेस है, ये जो रेड कलर है ना, ये पूरा रेड कलर इसका सरफेस एरिया है। इसको आप सरफेस एरिया भी कह सकते हैं, इसको आप स्केलर एरिया भी कह सकते हैं, आप इसको खाली एरिया भी कह सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जो हमारा फॉर्मूला है
उसमें देख रहे हैं आप एरिया के ऊपर वेक्टर का निशान है। तो याद रखिएगा ये जो फ्लैट सरफेस मैंने भी आप लोगों को दिखाई, अगर आप इस सरफेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर वेक्टर ड्रॉ करें, ये जो वेक्टर है ये आपके एरिया का वेक्टर है, तो इसे कहेंगे कि ये वेक्टर एरिया है। इसको एक और नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि ये सरफेस के परपेंडिकुलर है तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये नॉर्मल टू एरिया है। तो स्टूडेंट्स जरा इसी तरह से आप आज की डायग्राम देखें और उस एक छोटे पैच को देखें। इस पैच को अगर हम देखना चाहें तो इसका ये जो रेड कलर है ये हमारे पास सरफेस बता रहा है, लेकिन वेक्टर एरिया कहां होगा? इस सरफेस के परपेंडिकुलर। ये है इस पैच का वेक्टर एरिया। किसी और पैच का वेक्टर एरिया कहां होगा? वो उस पैच के परपेंडिकुलर होगा। इसी तरह किसी और पैच का वेक्टर एरिया कहां होगा? वो उस पैच के परपेंडिकुलर होगा। तो ये जो हमारे पास वेक्टर एरियाज हैं, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है आज के आर्टिकल के लिए। तो मैं ये कह देता हूं कि यहां पर कि डेल्टा A1, अब देखें मैं वेक्टर का निशान डाल रहा हूं, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 up to delta AN are the vector area या normal area, normal to area of each patch. Now students, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जरा तवज्जो कीजिए। आपको मालूम है, इस पैच को इमेजिन करें, इस पैच के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस डायरेक्शन में जाएगी उसको देखने के लिए जरा देखें। ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज है, इससे हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, पॉजिटिव से दूर जाती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से जब दूर जाएगी तो इस पैच में से देखें इस डायरेक्शन में गुजरी, यानी कि मैं कह सकता हूं जिस डायरेक्शन में वेक्टर एरिया है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी है उसी पैच में। तो हर पैच में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी पास करेंगी जो उस पैच के वेक्टर एरिया की ही डायरेक्शन में होंगी। एक और पैच इमेजिन कर लें, यहां भी आप देखेंगे कि जब इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगी तो वो वेक्टर एरिया की ही डायरेक्शन में जाएगी। एक और पैच भी इमेजिन करके देख लें, तो वहां पर उस पैच में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगी वो उस पैच के वेक्टर एरिया की ही डायरेक्शन में जाएगी। ये बात मैंने यहाँ पर आप लोगों को एक पैच बनाकर दिखाई दी। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हम कह देते हैं कि E1, E2, E3 अप टू En क्या है? ये आर दी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज, थ्रू ईच पैच। हर पैच में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है तो उसकी इंटेंसिटीज जो है वो मैंने आप लोगों के सामने लिख दी है। तो स्टूडेंट्स, ये जो सारी बात मैंने आप लोगों के सामने लिखी प्लस ये वाली डायग्राम, ये आपकी एक्सप्लेनेशन बनेगी। बुक ने इसको बिल्कुल स्टार्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये सारी एक्सप्लेनेशन के बाद डेफिनेटली अब मैं कैलकुलेशन की तरफ आऊँगा। तो आइए ज़रा देखते हैं कि इस पूरे आर्टिकल को मैथमेटिकली एक्सप्रेशन इसका डिराइव कैसे करना है। नाउ स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल डेरिवेशन में सबसे पहले आप लोग देखें मैंने क्या फाइंड आउट करना है, पूरे सरफेस में कितना फ्लक्स पास करेगा। और मैंने आप लोगों को बताया कि पूरे सरफेस में से जो फ्लक्स पास करेगा यानी कि टोटल फ्लक्स किसके बराबर होगा? पहले पैच का फ्लक्स, दूसरे पैच का फ्लक्स, तीसरे पैच का फ्लक्स, अप टू
nth पैच का फ्लक्स। तो मैं सारे जो पैचेस हैं उनके इंडिविजुअल फ्लक्सेस ऐड करूंगा तो पूरी सरफेस का डेफिनेटली फ्लक्स आ जाएगा। लेकिन आपको मालूम है किसी भी फ्लैट सरफेस में से जो फार्मूला है फ्लक्स का वो क्या था, E डॉट ए। चले मैं ए को जैसे पहले नाम दिया डेल्टा ए के, क्योंकि पहले पैच की बात कर रहा हूं तो उसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी लूंगा और उसका एरिया लूंगा। ये आ गया मेरे पास पहले पैच का फ्लक्स। बिल्कुल इसी तरह से स्टूडेंट्स इसमें ऐड करेंगे आप दूसरे पैच का फ्लक्स और फिर तीसरे पैच का फ्लक्स अप टू nth पैच का फ्लक्स। अब ये फॉर्मूला तो आपको मालूम है ना कब लगता है, जब जो पैच है वो बहुत छोटा हो, इतना छोटा कि फ्लैट हो। और वो तो मैंने आप लोगों के सामने पहले ही बता दिया कि हम जो पैचेस लेंगे वो इतने छोटे होंगे कि वो बिल्कुल फ्लैट होंगे। स्टूडेंट्स अब जरा तवज्जो कीजिएगा, ये बात आप लोग जानते हैं कि E डॉट ए किसके बराबर होता है, E A cos थीटा। और ये थीटा किस किस के दरमियान है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान है। जरा इमेजिन करें स्टूडेंट्स, उस सरफेस में पहला पैच, अभी मैंने आपको बताया इस पैच का वेक्टर एरिया इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, और इस पैच में से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगी उस चार्ज में से स्टार्ट होकर, तो आप देखेंगे कि ये दोनों यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और उस सरफेस का वेक्टर एरिया सेम डायरेक्शन में है। दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हो तो उनके दरमियान एंगल क्या होता है, 0 डिग्री। इसका मतलब जब मैं E डॉट ए लूंगा तो ये जो एंगल आएगा आज ये 0 आएगा। और ये सिर्फ इस पैच की बात नहीं है जिसको मैंने अभी आप लोगों को दिखाया, इससे आप कोई और पैच भी देखेंगे तो उस पैच के अंदर भी E और A सेम डायरेक्शन में होंगे। किसी और पैच को भी देख लें तो E और A सेम डायरेक्शन में होंगे। तो स्टूडेंट्स यहां से हम कह सकते हैं कि एंगल तो 0 होगा। तो जब मैं इस डॉट प्रोडक्ट को आपके सामने लिखूंगा तो ये क्या बनेगा, E1 डेल A1 cos 0, कि E डॉट ए E A cos थीटा होगा, लेकिन थीटा 0 है। फिर जब मैं इसकी बात करूंगा तो ये बन जाएगा E2 डेल A2 cos 0, क्योंकि दूसरे पैच में भी एंगल 0 है। और फिर करते करते मैं कहूंगा En डेल AN cos 0। नाउ स्टूडेंट्स अगर आप जानते हो cos 0 तो 1 होता है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। और जब मैं इधर cos 0 की जगह 1, इधर भी 1 और इधर भी 1 लिखूंगा तो वो तो फर्क नहीं डालेगा, क्योंकि 1 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या रह जाएगा, E1 रह जाएगा और डेल A1 रह जाएगा। आगे E2 रह जाएगा, डेल A2 रह जाएगा, E3 डेल A3 एंड सो ऑन अप टू En डेल AN। स्टूडेंट्स इसमें और इसमें फर्क करना सीखिए। ये है वेक्टर E और वेक्टर A, जबकि यहां पर जब मैंने इसको ओपन किया तो ये जो मेरे पास चीज बची है ये E का मैग्नीट्यूड है और ये A का मैग्नीट्यूड। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, एक और लॉजिक याद रखिएगा। E को मैंने आपको एक आर्टिकल में, इलेक्ट्रिक फील्ड के आर्टिकल में बताया कि E इज 1/4πε0 Q ओवर R स्क्वायर, यानी कि E ये तो कांस्टेंट होता है। E दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, चार्ज पर और डिस्टेंस के स्क्वायर पर, यानी कि डिस्टेंस पर। ज़रा इमेजिन करें स्टूडेंट्स, चार्ज तो वैसे ही एक है सबके लिए, कोई भी पैच लें चार्ज तो वही है जो अंदर पड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप पहले पैच का डिस्टेंस देखें तो पहले पैच का चार्ज से डिस्टेंस अगर R है तो किसी और पैच का भी चार्ज से डिस्टेंस देखें तो R ही होगा, क्योंकि हमें मालूम है कि एक स्फीयर के सारे रेडियस जो हैं वो सेम लेंथ के होते हैं। इसका मतलब हर पैच चार्ज से एक जैसे फासले पर है। जब चार्ज से फासला एक होगा तो डिस्टेंस सेम होगा,
तो हर पैच के अंदर E की वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी, एक जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी हर पैच में। तो ये बात मैं कह सकता हूं कि E1 का मैग्नीट्यूड, E2 का मैग्नीट्यूड, E3 का मैग्नीट्यूड, En का मैग्नीट्यूड, सारे का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो स्टूडेंट्स मैं क्यों ना फिर इसको E ही कह देता हूँ, जब एक सारी पैचेस में E की वैल्यू सेम है तो 1 2 3 कहने की जरूरत ही नहीं, फिर आप E कह देते हैं। तो स्टूडेंट्स जब मैं E1 की जगह, E2 की जगह, E3 की जगह, En की जगह E पुट करूंगा तो आइए जरा देखते हैं क्या बनेगा। ये यहां भी E आ जाएगा, यहां भी E, और यहां भी E, और यहां भी E। तो स्टूडेंट्स E कॉमन ना आ जाएगा, तो मैं एक साथ ही कर देता हूं ये स्टेप में कि हमारे पास ये जो E1, E2, E3, En, इनकी जगह जब E लिखूंगा तो वो E तो आ जाएगा कॉमन। अंदर क्या रह गया, E कॉमन चला गया, अंदर क्या रह गया जी, डेल A1। यहां से भी E कॉमन चला गया बाहर, तो अंदर क्या रह गया, डेल A2, देन डेल A3 एंड अप टू डेल AN। ये देखिए जी हमारे पास ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बन गया। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, व्हाट इज डेल A1? डेल A1 ये देखिए जी, ये जो हमारे पास डायग्राम है, इस डायग्राम में ये जो पहला पैच है, इसका ये जो रेड कलर का एरिया है, ये हमारे पास डेल A1 है। फिर इसी तरह से डेल A2 क्या होगा, दूसरे पैच का एरिया। फिर डेल A3 क्या होगा, तीसरे पैच का एरिया। डेल A4 चौथे पैच का एरिया, डेल A5 पांचवें पैच का एरिया। अगर मैं सारे पैचेस का एरिया इसी तरह से हाईलाइट करता जाऊं और फिर मैं उनको कलेक्टिव कर दूं, ऐड कर दूं, तो आपको पता चलेगा ये तो पूरी सफेयर का एरिया ना बन गया। यानी सारे पैचेस का टोटल एरिया, सरफेस एरिया अगर हम देखें तो वो तो पूरे सफेयर का एरिया होगा। और पूरे सफेयर का एरिया हमें मालूम है, मैथमेटिक्स हमें बताती है, जिस तरह हर सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, इस तरह से हर सफेयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। चाहे सफेयर छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबका एक ही फॉर्मूला है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मैं यहां पर कह सकता हूं कि हमारे पास टोटल फ्लक्स ये आ जाएगा E, और ये ब्रैकेट में सारा क्या लिखा है, हर पैच का सारा एरिया ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, पूरी सरफेस का एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया किसका, उस पूरे सफेयर का। और पूरे सफेयर का सरफेस एरिया किसके बराबर होता है, याद रखिएगा, ये देखिए जी ब्रैकेट के अंदर क्या चीज आ जाएगी, 4 पाई आर स्क्वायर। और स्टूडेंट्स बाहर है E, ये मैंने ब्रैकेट वाली चीज लिखी, बाहर है E, और E किसके बराबर था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्वायर। स्टूडेंट्स अब देखिए जी, आर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 4 पाई से कैंसिल हो गया। स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मूला आ गया, टोटल फ्लक्स किसके बराबर आया, ऊपर रह गया Q, नीचे रह गया एप्सिलॉन नॉट। तो बस यही दो चीजें हैं। बुक ने स्मॉल q लिखा हुआ है तो मैं स्मॉल q लिख देता हूं, यहां पर भी वैसे इससे फर्क नहीं पड़ता, बहरहाल सिंबल ही है। याद रखिएगा हमारे पास ये है आज के आर्टिकल का आंसर। तो इसका मतलब हमारे पास किसी भी सरफेस में से कितना फ्लक्स पास कर रहा है, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलता है स्टूडेंट्स। अब ये कंक्लूजन क्या है इसकी तरफ तो मैं आता हूं। आप ये देखिए कि फ्लक्स दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है। नंबर 1, चार्ज कितना है। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस सफेयर में 1 कूलम चार्ज रखूं सेंटर पे, तो इस सफेयर में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी वही फ्लक्स होगा। आप देख रहे हैं इतनी फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, सपोज करें 100, लेकिन जस्ट इमेजिन करें स्टूडेंट्स, अगर मैं वहां पर सेंटर पे 1 कूलम चार्ज को हटाकर 2 कूलम चार्ज रख दूं,
तो स्ट्रॉन्गर चार्ज है, इसका फील्ड भी स्ट्रॉन्ग होगा, इसकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद भी ज़्यादा होगी। अब आपने देखा कि हमारे पास जो सरफेस है उसमें से ज़्यादा फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, फ्लक्स बढ़ गया। और आपका फार्मूला भी यही कहता है, जितना चार्ज ज़्यादा होगा सेंटर पर उतना उसमें से फ्लक्स भी ज़्यादा पास करेगा। दूसरी बात स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मीडियम का इफेक्ट भी है, यानी कि अगर मीडियम आ जाता है अंदर कोई तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद कम हो जाएगी। उसकी वजह क्या है, मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ब्लॉक कर लेता है। मिसाल के तौर पर वही 1 कूलम चार्ज पड़ा हुआ अंदर और 100 लाइंस पास कर रही है इस पूरे सफ़ेयर में से। इमेजिन करें मैं उस सफ़ेयर के अंदर एक बात कर रहा हूँ, पानी डाल देता हूँ। जब मैं इसमें पानी डालूंगा तो पानी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ब्लॉक कर लेगा और अब आपके पास उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस में से पास नहीं करेंगी। तो आप लोगों ने देखा कि देयर आर 2 फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इन अदर वर्ड्स फ्लक्स। तो हमारे पास किसी सरफेस में से कितना फ्लक्स पास करेगा 2 बातों पर डिपेंड किया, नंबर 1 चार्ज एंड नंबर 2 मीडियम। तो ये लिख देता हूं मैं, फ्लक्स passing through a closed surface is closed surface depends on charge and medium, चार्ज एंड मीडियम। याद रखिएगा अगली लाइन जो मैं लिखने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये देखिए जी, इट इज, मैंने ये तो बता दिया किस पर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। अब मैं बताऊंगा किस पर नहीं डिपेंड कर रहा है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ज्योमेट्री और शेप, ज्योमेट्री और शेप। अच्छा, ये ऊपर वाली बात हजम हो जाती है क्योंकि फार्मूला भी यही कह रहा है, लेकिन जब मैं ये कहता हूं ना ये ज्योमेट्री या शेप पर डिपेंड नहीं करता, तो बच्चे थोड़े से कंफ्यूज होते हैं कि अगर मेरे पास ये एक चार्ज है और इस चार्ज के गिर्द मैं बजाय सफेयर के कोई और शेप ले लेता हूं तो इसमें से कितनी फील्ड लाइंस पास करेंगी। अब बच्चे कहेंगे कि यार इसमें से फील्ड लाइंस शायद पहले के मुकाबले में कम या ज़्यादा हो, चेंज हो जाएंगी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, यानी फ्लक्स चेंज हो जाएगा, लेकिन याद रखिएगा इसमें से भी इतना ही फ्लक्स पास करेगा। अच्छा, ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है समझने वाली, मैं आपको बड़ी आसानी से समझा देता हूँ। जस्ट इमेजिन करें, ये फार्मूला मैंने किसके लिए कैलकुलेट किया, ये फार्मूला कैलकुलेट किसको जहन में रख के किया, कैलकुलेटेड फॉर सफेयर, सफेयर के लिए कैलकुलेट किया। तो बच्चे समझेंगे जो सफेयर के लिए कैलकुलेट किया फिर वो सफेयर पर ही अप्लाई होगा, नहीं, अप्लाई ये सब पर हो सकता है। तो इट इज कैलकुलेटेड फॉर सफेयर, इट इज कैलकुलेटेड फॉर सफेयर बट इट इज एप्लीकेबल टू ऑल surfaces और all closed surfaces, लेकिन 3D सरफेस होनी चाहिए। तो जरा इमेजिन करें स्टूडेंट्स, मेरे पास, इसको कैसे मैं प्रूव करूंगा, इमेजिन करें मेरे पास इस चार्ज के गिर्द कितनी फील्ड लाइंस पास करेंगी किसी सरफेस में से। तो मैं सरफेस बनाता हूँ सफेयर जो कि मैं यूजुअली बनाऊंगा, मैंने देखा इसमें से 100 लाइंस पास कर रही हैं। तो स्टूडेंट्स मेरे से कोई पूछता है कि इस चार्ज के ऊपर एक सरफेस है जो कि कुछ इस तरह की शेप की है, सफेयर नहीं है, बताएं इसमें से कितना फ्लक्स पास करेगा। मैं कहूँगा यार इसके लिए तो मैंने फार्मूला पढ़ा ही नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा लॉजिक अगर देखें, आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं इस सरफेस को, आप इसकी जगह इसके अंदर एक सफेयर इमेजिन करें, इस सफेयर पे तो आप फार्मूला लगा सकते हैं ना। अब आपने फार्मूला लगाया और फार्मूले ने आंसर दिया कि इस सफेयर में से सपोज करें 50 लाइंस पास कर रही हैं, यानी फ्लक्स 50 है। अब आपको मालूम है अगर इस सफेयर में से 50 लाइंस पास करेंगी तो यही लाइंस जब आगे जाएंगी तो ये जो बड़े वाली सरफेस थी उसमें से भी तो यही 50 लाइंस पास करेंगी ना। तो इसका मतलब जो आंसर आपके सफेयर के लिए आएगा उसके अलावा आप इस सरफेस की जगह क्यूब इमेजिन कर लें तो उस क्यूब में से भी 50 लाइंस ही पास करेंगे।
आप उसकी जगह कोई और शेप इमेजिन कर लें, जैसी मर्जी वियर्ड शेप हो, बस शर्त ये है क्लोज शेप होनी चाहिए, 3D क्लोज शेप, तो उसमें से उतनी ही लाइंस पास करेंगे। इसका मतलब दिस फार्मूला इज डिराइव्ड फॉर स्फीयर्स बट एप्लीकेबल टू ऑल क्लोज सर्फेसेस। ये था हमारा आज का आर्टिकल स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी कि अगर हमारे पास कर्व्ड सरफेस हो और उसमें से फ्लक्स फाइंड आउट करना हो तो पहले आपको उसको फ्लैट पैचेस में डिवाइड करना पड़ेगा, फिर आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। अब आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।